हेलो एवरीवन, वेलकम टू A2S क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 5 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? बेसिकली आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पता ही है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन डिटेल में पढ़ाता हूँ सो डैट बच्चों को आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना रहे चैप्टर के रिगार्डिंग कि इस चैप्टर में भाई है क्या। अगर उनको मतलब ही नहीं पता है कि चैप्टर का क्या है तो उनको आगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे और वो भी बहुत अच्छे से, सो डैट आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक से बेसिक बात आपके दिमाग में चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं भाई, तभी तो मजा आएगा ना। चैप्टर का नाम लिख देता हूं विच इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्पेलिंग एक बार देख लेता हूं मैं। ARITHEM ETIC प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग एपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एपी बोलो या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो कोई आपको एपी बोले या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो वो बात एक ही चीज की कर रहा है। थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए हाईलाइट कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब ये एपी आपके डे टू डे लाइफ में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये एपी अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है ना कि नेचर में ना जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपके आसपास हो चाहे नेचर में हो, वो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करती हैं, एक सीक्वेंस फॉलो करती हैं या सीरीज फॉलो करती हैं। ठीक है, और वो जो भी पैटर्न और सीक्वेंस फॉलो करती है ना, अगर हम उसको डीपली एनालाइज करेंगे तो वो कुछ ना कुछ उसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक क्या, मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि एक रोहन नाम का ना लड़का है और उसकी जॉब लगी हुई है नई नई, और वो काफी मेहनती लड़का है। ठीक है, तो मानते हैं ऐसा कि जो रोहन है ना, रोहन हैज इनकम। अब भाई जॉब कर रहा है तो इनकम होगी, कोई फ्री में तो जॉब करता नहीं है। तो रोहन हैज इनकम इन फर्स्ट मंथ ऑफ हिज जॉब। ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी है, बढ़िया लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में हम डिस्कस करते हैं उसकी इनकम क्या है। पहले महीने में हम मानते हैं उसकी इनकम है 8,000। ठीक है, अब मैंने आपको बताया भाई रोहन क्या है, मेहनती लड़का है, तो वो काम करेगा, अपने ऊपर काम करेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी जितनी भी हार्डवर्क से, अपनी कैपेबिलिटी से अपने आप को इंप्रूव करेगा। और अपने आप को इंप्रूव करेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो सेकेंड मंथ में उसकी मानते हैं हम इनकम बढ़कर क्या हो गई, 8,500 हो गई। फिर मेहनत करा उसने अपने आप पर, और तीसरे महीने में उसकी इनकम कितनी होगी, 9,000 हो गई। चौथे मंथ में भी अपने ऊपर खूब काम करा उस बंदे ने, और फिर उसकी इनकम हो गई कितनी, 9,500। ठीक है, अब आप इसमें क्या देख रहे हो, आप इसमें एक पैटर्न देख पा रहे हो। और वो पैटर्न क्या है कि उसकी इनकम क्या हो रही है, एक एक फिक्स्ड नंबर से कह लो या फिक्स्ड इंटरवल से बढ़ रही है। और वो इंटरवल इसमें क्या है, 500। पहले महीने में 8,000 थी, दूसरे महीने में उसने क्या करा, अपने ऊपर काम करा, 500 की इंक्रीमेंट हुई, और उसकी इनकम बढ़कर सेकंड मंथ में कितनी होगी, 8,500। तीसरे महीने में उसकी इनकम बढ़कर कितनी हो गई, 9,000। ठीक है, फिर से 500 का इंक्रीमेंट, फिर उसकी इनकम बढ़कर 9,500 होगी। चौथे महीने में फिर से कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, 9,500 का। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये पैटर्न क्या है। बेसिकली मैं यहां पर लिख देता हूं, आप ध्यान से देखो इधर, 8,000, 8,500, 9,000 एंड देन 9,500। ठीक है, और आगे ऐसा उसका काम चलता रहा। ठीक है भाई, मेहनती लड़का काम करते गया, इनकम बढ़ाते गया। ये तो हो गई रोहन की बात। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं,
जो बांस वाली होती है, गांव में आपने देखा होगा, ऐसे होती है कुछ, ये वाली सीढ़ियां बांस वाली, ये वाली। ठीक है, इधर मैंने थोड़ी सी अपनी गंदी ड्राइंग बना दी है। आई होप आपको क्लियर है कि मैं किस सीढ़ी की बात कर रहा हूं। ठीक है, पत्थरों वाली नहीं, बैम्बू वाली। ठीक है, अब मैं इसमें आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैंने ये ड्राइंग क्यों बनाई। ऐसा मान लेते हैं हम कि ये जो सीढ़ी की पहली लेंथ है ना, मतलब जो आपका फर्स्ट बैम्बू है, वो ग्राउंड लेवल से कितनी ऊपर है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर की लेंथ पे है। ऐसा करते करते जो आपकी सेकंड सेकंड बैम्बू है, जो आपका मतलब फर्स्ट बैम्बू के ऊपर सेकंड बैम्बू है, वो हो गया कितनी, ग्राउंड लेवल से मैं कह रहा हूं, ग्राउंड लेवल से मतलब अगर मैं इधर आपको बताऊं तो ग्राउंड लेवल से, ये आप समझ लो ग्राउंड है। ठीक है, ये आप समझ लो ग्राउंड है। मैं यहां पे थोड़ा सा पेंसिल से कलाकारी कर देता हूं, ये समझ लो आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है। तो ये जो सीढ़ी है आपकी, ये ग्राउंड लेवल से कितना है, सेकंड बैम्बू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा करके आपकी थर्ड वाली बैम्बू कितनी है, 44 सेंटीमीटर, और फोर्थ वाली कितनी है, मान लेते हैं हम 46 सेंटीमीटर। ये सारा जो भी काम चल रहा है सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या देखा कि जो आपकी फर्स्ट बैम्बू है, या फर्स्ट स्टेयर कह लो, फर्स्ट स्टेयर या बैम्बू कह लो। ठीक है, इधर हम बैम्बू वाली उसकी बात कर रहे हैं, स्टेयर की। तो कितने ग्राउंड लेवल से ऊपर है, 40 सेंटीमीटर। ऐसी सेकंड स्टेयर कितने लेंथ पे है आपकी, ग्राउंड लेवल से बात हो रही है ये सारी, 42 सेंटीमीटर। ऐसी आपकी थर्ड वाली कितनी है, फोर्थ वाली कितनी है। ठीक है, फोर्थ वाली स्टेयर कितनी है, और थर्ड वाली है भाई साहब आपकी 44, और आपकी फोर्थ वाली है 46 सेंटीमीटर। अब आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें भी तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है कि आप ध्यान से देख पा रहे हो कि जो आपकी पहली वाली बैम्बू है, वो ग्राउंड लेवल से कितनी ऊपर है, 40, देन सेकंड वाली 42, देन थर्ड वाली 44, देन 46। आप इसमें क्या देख रहे हो कि इसमें भी ना जो आपके स्टेयर्स हैं, वो एक फिक्स इंटरवल से बढ़ रहे हैं। और वो इंटरवल क्या है इस केस में, वो है 2, मतलब 2-2 सेंटीमीटर से आपके बैम्बू मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर हो रहे हैं। जैसे इधर 40 है ग्राउंड लेवल से, इधर 42 है, इधर 44 है, इधर 46 है। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये भी एक नेचर का एग्जांपल है, और ये भी एक आपके डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है किसी बंदे की। ठीक है, ये भी है। अगर आपको एक और एग्जांपल दूं मैं इसमें, तो आप ऐसा समझो कि मान लो इधर मैं दे देता हूं ना। ठीक है, इधर मैं दे देता हूं तीसरी एग्जांपल दे देता हूं मैं। सपोज करो, थोड़ी पैसे की बात कर लेते हैं इसमें भी। मान लो अगर कोई बंदा है, उसका नाम है, इसमें किसका नाम लेते हैं, रोहन ले लिया, एक और नाम ले लेते हैं, राहुल का नाम लेते हैं। चलो, राहुल भी बहुत कॉमन नेम है। ठीक है, राहुल का एग्जांपल ले लेते हैं। राहुल क्या करता है भाई, वो भी एक बहुत ही मेहनती लड़का है। ठीक है, उसकी भी कुछ समझ लो इनकम है, और वो उस इनकम का कुछ अमाउंट सेविंग में डालता है अपने। भाई सेविंग करना अच्छी बात है, खैर सेविंग से ज्यादा इस बार अब तो इन्वेस्टमेंट हो गया, पर खैर उसमें नहीं जाते हम। राहुल मानते हैं एक ऐसा मतलब हार्ड वर्किंग बंदा है, अपनी कमाई का कुछ अमाउंट वो क्या करता है, सेविंग में डाल देता है। और वो कितना सेव करता है, राहुल सेव्स, ठीक है, मान लो फर्स्ट मंथ में वो कितना सेव करता है। ठीक है, इधर सेविंग की बात हो रही है, इधर उसकी सैलरी की बात नहीं हो रही है, इधर उसकी सेविंग की बात हो रही है। पहले महीने में कितनी करता है, मान लो उसकी 500 रुपए करता है। ठीक है, चलो 500 रुपए में करता है। ठीक है, सेकंड मंथ में भाई उसके दिमाग में आया कि यार 500 रुपए तो बहुत कम हो गए, इसमें तो काम बनेगा नहीं। तो सेकंड मंथ में उसने सोचा कि मैं चलो 1000 रुपए सेव करता हूं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, 1000 रुपए सेव करें। तीसरे महीने की जब बारी आई तो राहुल ने सोचा यार अब 1000 रुपए से भी काम नहीं चल रहा है, अब 1500 सेव करता हूं। ठीक है, ऐसे फोर्थ मंथ में बारी आई तो राहुल का फिर दिमाग घूम गया, यार ये ऐसे तो 1500 से भी काम नहीं चल रहा है, तो अब मैं क्या करता हूं, 2000 सेव करता हूं। ठीक है, तो ऐसे करते करते राहुल ने चौथे महीने में कितना सेव कर लिया, 2000, अपनी इनकम से 2000 सेव कर लिया। अब आप इसमें भी देखो, इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है कि फर्स्ट मंथ में राहुल ने 500 सेव करा, सेकेंड मंथ में 1000 सेव करा,
तीसरे महीने में 1500 और चौथे महीने में क्या करा 2000। इसमें भी क्या पैटर्न है कि जो भी आपका ये सेविंग हो रही है ये एक फिक्स्ड इंटरवल से हो रही है। कैसे? अगर मैं दूसरे महीने का एग्जांपल लूं तो उसने क्या करा, 500 रुपए ज्यादा सेव करे अपने प्रीवियस मंथ से। सिमिलरली उसने तीसरे महीने में अपने दूसरे मंथ से 500 रुपए ज्यादा सेव करे, और ऐसे चौथे महीने में भी उसने ऐसा ही करा। तीसरे महीने में 1500 करा, चौथे महीने में उसने 500 ज्यादा डालकर 2000 की सेविंग कर ली। तो ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल्स। अब मैं एग्जाम्पल से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं इधर, कि एग्जाम्पल से आप ये देखो कि एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है कि एवरी सीरीज, या कह लो एवरी सीरीज, या ये जितने भी मैंने ये दिए हैं एग्जाम्पल, एवरी एग्जाम्पल, ठीक है, एवरी एग्जाम्पल फॉलो सम पैटर्न, फॉलो सम पैटर्न, ठीक है। और ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, ये एक किसी ना किसी फिक्स्ड इंटरवल में कर रहे हैं, ठीक है। दे आर फॉलोइंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल, कि ये किसी ना किसी एक फिक्स इंटरवल में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, इसी को हम एपी में जनरली डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं कि these intervals are generally denoted by letter D in AP। ये जितने भी आप देख रहे हो जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं, ये बेसिकली क्या है, आपकी एपी की सीरीज है, ठीक है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, ठीक है। और ये सीरीज कैसे हो रही है, एक फिक्स्ड इंटरवल में हो रही है। आप देखो, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल का लेता हूं, उसमें क्या हो रहा है, 8000 से उसकी इनकम बढ़कर 8.5 हुई, फिर 9 हुई, फिर 9.5 हुई। तो एक फिक्स्ड इंटरवल इसमें क्या है, इसमें आपका डी क्या है, डी बेसिकली इसमें है 500। अगर भाई 500 रुपए से उसकी इनकम बढ़ रही है हर मंथ से, तो आप उसमें देख सकते हो ना कि वो फिक्स्ड इंटरवल बेसिकली क्या है, 500। ऐसे ही आप तीसरा एग्जांपल देख लो, उसमें भी 500 है। क्यों? पहले मंथ में 500 सेव करा, दूसरे में 1000, तीसरे में 1500, तो इसमें इंटरवल क्या है, 1500 है। और ये कैसे निकला, अब ये डी निकालना कैसे निकला, जब आपने सक्सीडिंग, ठीक है, कह लो सक्सेसिव, सक्सेसिव टर्म से माइनस कर दिया प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, तब आपका डी निकला, ठीक है। ये सक्सेसिव और प्रीसीडिंग शायद आपको पता ही होगा, है ना, शायद क्या पता ही होगा। सक्सेसिव होता है आने वाला टर्म, मतलब जो है, और प्रीसीडिंग मतलब प्री, मतलब पीछे, ठीक है। तो अगर मैं कहूं आपको डी निकालना है, तो आपके पास जो भी टर्म है ना, सपोज करो 2 टर्म है, तो जो दूसरी टर्म है ना, उससे क्या करो, पिछली वाली जो आपकी पहली टर्म है वो माइनस कर दो, ठीक है। इससे आपके पास आपका डी आ जाएगा, आपका फिक्स्ड इंटरवल आ जाएगा। ऐसे ही आप करो। देखो, ये जितनी भी सीरीज है ना, एपी की अब जनरल नोटेशन होती है, एपी की जनरल नोटेशन होती है, वो मैं आपको एक फ्रेश पेज पे समझाता हूं, ठीक है। इधर जगह कम है तो मैं बिल्कुल एक आपको फ्रेश पेज पे समझाता हूं। और ये आ गया हमारे पास एक बिल्कुल फ्रेश पेज, ठीक है। तो अब मैं इसमें आगे की अपनी बात रखता हूं, ठीक है, रखता क्या, लिखता हूं, ठीक है। अब एपी की एक जनरल नोटेशन होती है, अब वो जनरल नोटेशन मैं आपको यहां पर लिखता हूं, ठीक है। जनरल नोटेशन ऑफ एन एपी। आई होप जो मैंने लिखा है आपको विजिबल है, अब हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा हाईलाइट कर दिया तो आपको अच्छे से बेटर दिखेगा। अब वो जनरल नोटेशन क्या है, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म,
जो भी आपको नंबर्स दिख रहे थे ना उस सीरीज और पैटर्न में, हम उसको टर्म बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितने भी आपको नंबर दिखते हैं हम उनको टर्म बोलते हैं। तो जो आपकी पहली नंबर होगी या पहली टर्म होगी ना, उसको हम जनरली एपी में ए से, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर ऐसी आपकी सेकंड टर्म हम कर देते हैं A2 से। ऐसे आप जाओगे थर्ड टर्म पर तो A3 कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी टर्म्स हो गई कि किस टर्म को कैसे डिनोट करते हैं। ऐसी अगर आप फोर्थ टर्म करो, फोर्थ टर्म तो ये A4 से। ऐसे मैं आपको बोलूं फिफ्थ टर्म तो A5, ठीक है। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। A4, A5, A6 ये आप समझ जाओगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जितनी भी एपी है ना, जितनी भी ये एपी की सीरीज है, वो क्या करती हैं, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती हैं, और वो पैटर्न हमेशा एक इंटरवल से होता है, ठीक है। और उस इंटरवल को हम बोल देते हैं डी। और डी का मतलब क्या होता है एपी में? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आप याद रखना कि डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस मतलब डी को कॉमन डिफरेंस ही क्यों बोला जाता है, ये भी मैं आपको अभी समझाता हूं। अब आप ध्यान से देखना। मैंने पिछला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो था उसमें हमने क्या करा था कि जो राहुल था ना, राहुल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल फर्स्ट मंथ में 500 सेव कर रहा था, सेकंड मंथ में 1000, ऐसी तीसरे महीने में 1500 और चौथे महीने में 2000, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। जब तक उसकी कमाई है, जब तक उसकी सेविंग है, चलती रहेगी। अब इसमें आप ध्यान से देखना, डी को कॉमन डिफरेंस क्यों बोला है वो आपको अभी समझ आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया डी कैसे निकालते हैं। सक्सेसिव से प्रीसीडिंग माइनस कर दो। सक्सेसिव कोई भी उठा लो आप, 1000 माइनस 500, डी आपका क्या आया, 500, ठीक है। ये आ गया। ऐसी मैं बोलूं, कोई भी सक्सेसिव टर्म उठाओ, उससे प्रीसीडिंग माइनस कर दो, 1000। मतलब ये मैंने क्या करा, तीसरी वाली A3 से माइनस A2 करा मैंने, ठीक है। आप इस पे लिख दो ना, ए हो गया, ये क्या हो गया, A1 सॉरी A2 हो गया, ये आपका A3, ये आपका A4। इतना तो आपको समझ आ गया ना कि किससे क्या डिनोट करा मैंने। एक आपकी पहली टर्म होती है, A2 आपकी सेकंड टर्म ऑफ एन एपी, A3 आपकी थर्ड टर्म, A4 आपकी फोर्थ टर्म। तो ऐसे ही आपको डी निकालना है तो किसी भी सक्सेसिव से प्रीसीडिंग माइनस कर दो, ठीक है। तो आपने A3 से A2 को माइनस करा, फिर से 500 आ गया। और जब आपने A4 से A3 माइनस करा तो आपके पास क्या आया, 2000 से जब आप 1500 माइनस करोगे तो देन यू विल गेट द सेम डी, ठीक है। ये नहीं करना है कि A4 से A माइनस कर दो ना, A4 से A या A3 से A, या कभी भी सक्सेसिव से प्रीसीडिंग माइनस करना है, ये हमेशा याद रखना। आप ये मत कर देना कि A4 से A2 को माइनस कर दिया ना, बहुत गलत हो जाएगा भाई, पाप हो जाएगा ये। तो ये गलती बिल्कुल मत करना आप लोग, ठीक है। अगर आपको कभी भी डी निकालना हो ना, ठीक है, डी निकालना हो तो सक्सेसिव से प्रीसीडिंग माइनस करना, तो आपका डी आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हो ना, ये यही जो आ रहा है आपका डी आ रहा है, ये इसी को बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। क्योंकि आप किसी भी सक्सेसिव से प्रीसीडिंग को माइनस करो, आपका जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा, यानी कॉमन होगा। तो इसीलिए डी को भाई कॉमन डिफरेंस बोल दिया जाता है, ठीक है। अब आगे, अब इसमें आप ध्यान से देखना, मैं आगे इसी एग्जांपल से मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। ए आपका 500 था, A2 क्या था आपका, मतलब A 500 था, A2 क्या था आपके पास, 500 में प्लस 500, A3 क्या था, A3 बेसिकली आपका 500 प्लस 500 प्लस 500, और A4 क्या था, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, ठीक है। यस, या सिंपल बोलूं तो मैं, ये A प्लस डी था, ये आपका क्या था, 1000 था,
तो ये आपका A2 प्लस डी था, ये 1500 था, ये A3 प्लस डी था। समझ में आया ये जो मैंने अभी करा? जो आपका A3 था वो आपने ब्रेक कर दिया A2 प्लस डी में, यानी 1000 प्लस 500 में। A4 आपने 1500 प्लस 500 में, यानी A3 प्लस डी। तो इससे आप क्या मतलब इंटरप्रेट कर रहे हो? आप ये इंटरप्रेट कर रहे हो कि जो भी आपकी सक्सेसिव टर्म होगी ना, उसमें आपने वो क्या होगी, जो भी आपकी सक्सेसिव टर्म होगी वो आपकी प्रीसीडिंग टर्म में आपके कॉमन डिफरेंस या उस इंटरवल को ऐड करके आएगी। जो आपकी सक्सेसिव टर्म आएगी वो हमेशा प्रीसीडिंग टर्म में उस इंटरवल या उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आएगी। ठीक है, तो इसी से हमारी जनरल नोटेशन बनेगी एपी की, विच इज योर A प्लस डी, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह लो, या तो एक और चीज जो कि मैं बता रहा हूं इधर आपको, वो क्या है, अगर मैं ध्यान से जो आप ऊपर देख रहे हो इसमें अगर A प्लस डी, A2 प्लस डी क्या है? बेसिकली आपका A2 क्या है? A2 की मैं वैल्यू लिख रहा हूं, A2 आपका A प्लस डी प्लस डी। A3 क्या है आपका? A3 आपका है A3 आपका है इधर A प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो आपकी अब जनरल नोटेशन इससे क्या बनी? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ये आपकी क्या बन गई? जनरल नोटेशन। ये आपकी जनरल नोटेशन बन गई एपी की। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, मैं भी थोड़ा अपने शब्दों में थोड़ा सा फंस गया। मैं आपको बता देता हूं, एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूं वो कैसे बना। ठीक है, जनरल नोटेशन ये होती है आपकी एपी की, ये आप याद रखना। अब मैं बता देता हूं ये मैंने कैसे डिराइव करा। देखो, मैंने आपको बताया कि हमारी फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकेंड टर्म में जब मैंने ए में ही उस इंटरवल को ऐड करा तो मेरे पास A2 टर्म आ गई। ठीक है, मेरे पास A2 टर्म आ गई। फिर उसी A2 में जो मेरी A2 टर्म थी उसी में मैंने फिर से D को ऐड करा तो मेरे पास A3 टर्म आ गई। उसी में मैंने फिर A3 में मैंने फिर से D ऐड करा तो मेरे पास A4 आ गई। तो जब मेरे पास A2 A3 A4 आ गए, अब मैंने क्या करा कि मेरे पास A3 कैसे आया? A3 बेसिकली A2 प्लस डी को ऐड करके आया। तो A2 की वैल्यू क्या थी इसमें हमारे पास? A2 की वैल्यू देखो क्या थी हमारे पास, वो थी A प्लस डी। मैंने लिख दिया यहां पर A प्लस डी लिख दिया। फिर मेरे पास A4 की वैल्यू A3 प्लस डी थी, तो A3 की वैल्यू जब मैंने लिखी तो उसमें A2 की वैल्यू जो आ रही थी वो मैंने उठाकर पूरी लिख दी। ठीक है, और वो कुछ ऐसी आई। ठीक है, वो कुछ ऐसी आई। तो जब मैंने टोटल समअप करा तो मेरे पास ये आया, जो मेरी पहली टर्म होगी वो A होगी, जो मेरी सेकंड टर्म होगी वो A प्लस डी होगी, जो मेरी तीसरी टर्म होगी वो A प्लस 2D होगी, और जो मेरी फोर्थ टर्म है वो मेरी A प्लस 3D होगी। ठीक है, इसी को मैं यहां पर थोड़ा सा पेज को लेफ्ट में शिफ्ट करके यहां पर ऊपर लिख देता हूं एक बार अच्छे से, कि जनरल नोटेशन जो होगी ना आपकी, जनरल नोटेशन ऑफ एन एपी विल बी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप क्या देख रहे हो, इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई, इसमें भी क्या हो रहा है? एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है? अब ध्यान से देखो, जब मैं A2 लिख रहा हूं तो मेरे पास D कितना है, कितनी बार ऐड हो रहा है? मेरे प्रीसीडिंग टर्म में एक बार। जब मैं ये मेरी तीसरी टर्म है ना, इसमें D कितनी बार ऐड हो रहा है? 2 बार। जब मैं चौथी टर्म लिख रहा हूं तो उसमें D कितनी बार ऐड हो रहा है? 3 बार।
तो जब मैं ऐसी पांचवी टर्म लिखूंगा तो उसमें मेरी डी कितनी बार ऐड होगी, चौथी बार। तो ऐसी एक वो आ गई, सपोज करो लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, इधर मैंने भाई जो अंग्रेजी लिखी समझना, कि मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्या अज्यूम कर रहा हूं, कि मेरे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं एपी में, n नंबर ऑफ टर्म्स। अब वो n की क्या वैल्यू है भाई मुझे नहीं पता, पर मैंने बोल दिया कि मेरे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में। तो अगर मुझे an टर्म्थ, मतलब कि मुझे, आप समझ लो n कोई भी, n कुछ भी हो सकता है, तो मुझे अगर nth टर्म निकालनी है, nth टर्म, इसको बोल देते हैं nth टर्म, इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी अगर मेरे को ये निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए तो ए होगा जैसे आप देख रहे हो, प्लस, अब मैंने आपको क्या बताया ऊपर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी एक बात बोली थी, वो ये बोली थी कि जब मैं तीसरी टर्म निकाल रहा हूं तो मेरे पास 2d ऐड हो रहे हैं, जब मैं चौथी टर्म निकाल रहा हूं तो मेरे पास 3d ऐड हो रहे हैं, तो जब मैं n टर्म निकालूंगा तो मेरे पास कितने d ऐड होंगे, n-1d। तो ये आपकी भाई क्या आ गई, nth टर्म की इक्वेशन। ये भी आप याद रखना, ठीक है, ये भी आप याद रखना, बहुत काम की चीज है ये बहुत काम की चीज है। ये आपकी आ गई nth टर्म, आपकी nth टर्म की इक्वेशन। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको, मैंने ऊपर आपको समझा दिया था जनरल नोटेशन ये है। उस जनरल नोटेशन से जब आप देख रहे हो कि इसमें भी जनरल नोटेशन में भी एक छोटा सा पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है, जब आप दूसरी टर्म निकाल रहे हो उसमें सिर्फ एक ही, जब दूसरी टर्म निकाल रहे हो तो एक डी ऐड हो रहा है, जब तीसरी टर्म निकाल रहे हो तो 2d ऐड हो रहे हैं, मतलब 2 बार कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब आप चौथी टर्म निकाल रहे हो तो 3d ऐड होंगे, तो जब आप पांचवी टर्म निकालोगे तो 4d ऐड होंगे ना। तो वैसे ही जब आप n मतलब n निकालोगे, n टर्म निकालोगे तो उसमें कितने d ऐड होंगे, एक कम होगा, n से एक कम, तो n से एक कम क्या होता है, n-1, तो उतने d, सिंपल। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक। और एपी जो है ना आपका चैप्टर, वो मैं कहूंगा इस पूरे बुक का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में से एक है, वन ऑफ द इजीएस्ट। फॉर्मूला लगाना है आपके सामने, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, वो वाला हिसाब किताब है एपी के चैप्टर में। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर हमने इतना कर लिया है तो अब मैं आपको एपी की भाई डेफिनेशन भी बता देता हूं, एपी होता क्या है। ठीक है, एपी की मैं भाई थोड़ी सी इधर डेफिनेशन भी बता देता हूं। एपी बेसिकली आपका जो होता है ना, वो क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, बाय एडिंग, और ये जो आप एडिंग अ फिक्स नंबर करते हो इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसी को इंटरवल कह देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, जो मैं आपको इधर अंग्रेजी लिख रहा हूं ना, ये सारी मैंने आपको कहानी बता रखी है कि ये कहानी क्या है। ठीक है, वही है, एक सीरीज है। लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होगी, सीरीज है। ईच टर्म, जिसमें ईच टर्म कैसे आती है, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर, एडिंग अ फिक्स टर्म टू अ प्रीसीडिंग मतलब जो आपका पिछला टर्म आया उस वाले टर्म से क्या करो, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इधर जो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म है उसका मतलब है कि भाई अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको पहली टर्म निकालनी है तो उसमें तो डी ऐड नहीं करोगे ना। अगर मैं बोलूं पहली टर्म निकालो, तो पहली टर्म आपको तो वैसे गिवन होती है, पर आप ऐसा समझो कि पहली टर्म तो आपकी, उसमें डी थोड़ी ना ऐड होगी, उसमें तो डी का कुछ काम ही नहीं है। डी कब आपके पास आएगी, जब आप सेकेंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करोगे तब आपके पास डी आ गई। तो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। आई होप आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर है, बिल्कुल बुक की डेफिनेशन लिखी है मैंने, बिल्कुल बुक की डेफिनेशन। ठीक है, कि लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं, और वो टर्म कैसे आते हैं आपके पास, जब आप प्रीसीडिंग नंबर में आप वो एक जो फिक्स इंटरवल है, वो फिक्स इंटरवल क्या है, डी, उसको ऐड कर देते हो। ठीक है, ये हो गई आपकी एक बेसिक, ये एपी क्या होता है उसकी ये फुल फ्लैश डेफिनेशन होगी, एक वो हो गई। इसी में कुछ फॉर्मूले हैं,
वो मैं आपको फॉर्मूले भी बता देता हूं, ठीक है, साथ ही साथ फॉर्मूले भी बता देता हूं। अगर सपोज करो आपके पास, ऐसा करता हूं मैं उसको ना एक बिल्कुल फ्रेश पेज पे समझाता हूं, ठीक है। वो एक थोड़ा सा हल्का सा न्यू कॉन्सेप्ट है, पर इसी से है, पूरा यही है, ठीक है। तो मैं उसको एक फ्रेश पेज पे समझाता हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पर बताना भूल गया था, और वो क्या है, वो है फाइनाइट एपी कह लो आप, या और एक और है इनफाइनाइट एपी। बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं, मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। फाइनाइट एपी होता है कि जब आपकी सीरीज ना एक पॉइंट के बाद खत्म होगी, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d खत्म, बस अब इसके आगे नहीं है। मैं अगर बोलूं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और आगे सो ऑन, ठीक है, मतलब चलती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये वाली आपकी किस में आ गई, इनफाइनाइट एपी में, और जो आपकी ऊपर वाली जहां पर आपकी टर्म मतलब आपकी सीरीज खत्म, तो वो फाइनाइट एपी में, बस दैट्स इट। ये मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना भूल गया था। अब चलते हैं बिल्कुल ही एक नए टॉपिक पे, विच इज योर सम ऑफ द एपी, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं उसकी एक बहुत ही एक छोटी सी डेरिवेशन है, मैं भी आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक बिल्कुल फ्रेश पेज पे चलते हैं, ठीक है। और ये हम आ गए अपने फ्रेश पेज पे, ठीक है। और इसमें हम करने वाले हैं डेरिवेशन किसका, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। वो डेरिवेशन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि आपके एपी में, आपकी सीरीज में कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, उन सभी एन टर्म्स का सम अगर करें तो क्या आएगा, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम एपी को अज्यूम करते हैं। एपी तो इधर हमें बोला गया है कि एपी आपकी क्या है, एन टर्म्स की है, तो हम मानते हैं सबसे पहली टर्म हमारी ए होगी, ठीक है, वो तो हमारी फर्स्ट टर्म है। दूसरी क्या होगी, मैंने बताया ए प्लस डी, तीसरी ए प्लस 2d, चौथी मतलब एक एक 4 से एक कम डी, तो ए प्लस 3d, और ऐसे करते 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 हम अपनी nth टर्म पे आएंगे, तो वो क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। इससे पहले अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं ए प्लस एन माइनस 1d के पहले कौन सी टर्म आई होगी, पहले, तो पहले इससे एक और कम, मतलब इससे एक और, मतलब इससे एक टर्म पहले, तो ए प्लस एन माइनस वन डी, विच इज ए प्लस एन माइनस 2d। सिमिलर इससे, मतलब इससे एक टर्म पहले कौन सी टर्म आई होगी, वो कर दो फिर से -1, तो ए प्लस एन माइनस 3d, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसके लास्ट 3 टर्म कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना होता है, जितने डी होते हैं उससे मतलब माइनस करते रहो आप, ठीक है। तो ये तो आपकी एपी बन गई। अब करते हैं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन करते हैं तो हम कर देते हैं अज्यूम करते हैं लेट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू एस, ठीक है भाई, इक्वल टू एस। हमने एस से डिनोट करा है किसको, हमारे सम को, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उसको डिनोट करा। तो एस सम के लिए क्या करना पड़ता है, ऐड करना होता है। ये तो भाई सेकंड क्लास का बच्चा भी बता देगा कि सम करने का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, ऐसे प्लस करके सो ऑन तक चलते जाओ, तो क्या है, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 3d, थर्ड लास्ट टर्म जो आपकी है, ऐसी आप ऐड करो तो ए प्लस एन माइनस 2d
ऐसे ही प्लस करो तो लास्ट की a प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये आखिरी टर्म, ये आपकी थर्ड लास्ट टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म है, ये आपकी लास्ट टर्म है। ये तो आपने ऐड कर दिया। अब इसी को क्या करो, रिवर्स में लिखो। इसी को ना रिवर्स में लिखो। अगर मैं आपको बोलूं 1+2+3+4 कितना होता है, आप बोलोगे जो भी इसका आंसर हो, मतलब 10 होता है। पर मैं यही चीज आपको पूछूं 4+3+2+1 क्या होता है, ये भी 10 होता है। यानी आप किसी टर्म को सीधे प्लस करो, किसी सीक्वेंस को सीधे प्लस करो या उल्टे से प्लस करो, आंसर विल बी सेम। तो यही फंडा हम यहां लगाएंगे और हम बोलेंगे कि S इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 3d। ऐसे करते 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 हम आएंगे a प्लस 3d पे, a प्लस 2d पे, a प्लस d पे और देन a पे, ठीक है। हम आ गए कुछ इस पर। आई होप जो मैंने यहां पर एक छोटा सा फंडा बताया है आपको कि अगर हम किसी भी चीज को सीधे प्लस करें या उल्टे प्लस करें, आंसर तो सेम ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यही चीज हमने यहां पर करी। हमने इसको क्या कर दिया, रीराइट कर दिया रिवर्स ऑर्डर में, रीराइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। बस हमने ये चीज करी। अब इसको हमने नंबर 1 करा, इसको हमने नंबर 2 करा, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 डाल के हमने क्या बोला कि अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो s से s ऐड हुआ तो क्या आ गया, 2s। a प्लस n माइनस 1d से a ऐड हुआ, ठीक है। जो एक दूसरे के नीचे है ना, जो एक दूसरे के नीचे हैं, आप उन दोनों को ऐड करो। जो एक दूसरे के नीचे हैं आप उन दोनों को ऐड करो। तो हमारे पास आ गया 2a प्लस n माइनस 1d। ऐसे ही आप सेकेंड लास्ट टर्म को हमारे सेकेंड टर्म से करो। थोड़ा सा मैं आपको ना इधर बता देता हूं हम क्या कर रहे हैं। जो एक दूसरे के नीचे वाले टर्म्स हैं उन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही तो ऐड करोगे ना आप। इससे हम गए इस पे, इससे हम जाएंगे इस पे, ठीक है। ऐसे आप करो, ऐसे आप ऐड करोगे, ऐड करो इन दोनों को, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस n माइनस 1d। ऐसे आप इस वाली टर्म को तीसरी से करो, मतलब थर्ड लास्ट को थर्ड टर्म से करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। अब आप मेरे को एक बात बताओ, चूंकि ये हमारे पास n नंबर ऑफ टाइम्स हैं, मतलब कि हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हमारे पास ये चीज कितनी बार आ जाएगी, ये चीज हमारे पास कितनी बार आ जाएगी, n टाइम्स, ठीक है। हमारे पास ये n टाइम्स आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और हम जितनी बार भी ऐड कर रहे हैं तो वो उतनी बार ही सेम चीज हमें एडिशन पे देगी। तो और कितनी बार देगी, जितनी हमारे पास टर्म्स होंगी। तो हमारे पास टर्म्स तो n टाइम्स है, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमारे पास यही सेम चीज n नंबर ऑफ टाइम्स आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि सॉरी, हम ये देखेंगे यही चीज हमारे पास n नंबर ऑफ टाइम्स आएगी। 2s इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1d इंटू n टाइम्स, ठीक है। इसी को ये चीज हमारे पास n टाइम्स आएगी,
ठीक है, यही चीज हमारे पास n टाइम्स आएगी, तो s क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद। बस, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। इसको हम बेसिकली Sn से डिनोट करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स से। ये हमारे पास आ गई Sn विच इज योर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब आप ध्यान से देखो ये कैसे आई, यहां से थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ये तो आपको समझ आ गया कि हमने रीराइट करा इसको रिवर्स ऑर्डर में, तो सेम चीज आई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस वाली लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करा, सेकंड लास्ट को सेकंड टर्म से, थर्ड लास्ट को थर्ड टर्म से, ऐसे में करते गया। तो मेरे पास यही 2a प्लस n-1d, आप खुद करके देखना, ये खुद करके देखोगे आप तो आपको बेटर समझ आएगा कि ये हमारे पास कैसे आया, ठीक है। तो जब हमारे पास यही टर्म बार बार आ रहा था तो हमने देखा ये हमारे पास कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये जो टर्म 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू n टाइम्स। हमारे पास ये s प्लस s 2s था, हम इसका 2 इस तरफ ले आए, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो n/2 ये, तो ये हमारा आ गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आई होगी जो मैंने आपको यहां पे समझाई है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। इसमें आपको बस थोड़ा सा ना पैटर्न वाइज चलना है, जैसे मैं चलाऊं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वैसे चलना है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज आप एक और देखो, ठीक है, छोटी सी चीज इधर आप देखो। अगर मैं आपको बोलूं आपकी यहां पर ऊपर बताता हूं, टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है, अगर मैं बोलूं एन टर्म, मतलब एन यानी nth, मतलब लास्ट टर्म आपकी एल है, एल है, तो आप Sn में क्या चेंज आएगा, Sn में आपका आएगा पहले तो n/2, 2a को आप ऐसे लिख दोगे a प्लस n-1 इंटू डी, तो एज इट इज। Sn तो अपने आप में सेम, a, ये टर्म क्या हो गई आपकी nth, है कि नहीं, मैंने आपको बताया ना ये nth टर्म, और nth टर्म मैंने बोला अगर आपकी l है, मतलब आपकी लास्ट टर्म आपको दी हुई है, मतलब मैंने आपको बोला है, ऐसा समझो, जब मैंने आपको बोला है कि सपोज करो 10 टर्म है, यानी n आपकी 10 है, और आपकी 10वीं टर्म ही सपोज करो 100 है, तो 10वीं टर्म यानी आपकी आखिरी टर्म होगी, आपकी लास्ट टर्म होगी। तो वही चीज मैंने बोली है कि भाई मेरे पास nth टर्म है, और वो nth टर्म जो आपकी है वो l है, तो आपकी अब ये चीज क्या बन गई, l, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी बन गई, आपके पास एक समझ लो मॉडिफाइड फॉर्मूला आपके पास ये आ गया जब आपकी लास्ट टर्म गिवन हो, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो मैं अब आपको सीधे लेके चलता हूं इसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 5.1 के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, उनको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5.1, और ये बेसिकली आपके जनरल फॉर्म जो होती है एपी के, उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा हेडिंग डाल देता हूं, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें बताना है कि कुछ फॉलोइंग केसेस दिए हुए हैं, और उसमें से हमें बताना है कि कौन सी सीरीज है जो कि एपी को डिनोट कर रहा है, जो आपकी एपी बना रही है, ठीक है। तो पहला केस क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब आपकी टैक्सी का जो भाड़ा है, फेयर मतलब भाड़ा बोल दो या चार्ज बोल लो, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है,
वो है ₹18। यही टैक्सी का जो रेट होता है ना, सेकंड किलोमीटर में कितना हो जाता है? सेकंड किलोमीटर में, सॉरी ये 15 है, ठीक है, यहां गलती होगी मेरे से, ये 15 है आपका। यही टैक्सी का प्राइस जो फेयर है वो सेकंड किलोमीटर में ₹8 बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, 15 + 8 आपका क्या हो गया, ₹23। फिर से यही जो टैक्सी है आपकी, तीसरे किलोमीटर में आपसे क्या कहती है कि भाई, जो टैक्सी का ड्राइवर है वो बोलता है कि मैं आपसे फिर से एडिशनल 8 लूंगा रुपए। तो अब आपके पास 31 हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर एक जनरल एपी बन रही है, 15, 23, 31 सो ऑन, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसमें जो आपका डी है वो 8 है, ए जो है आपका 15 है, और सिमिलरली आपके पास ऐसे एपी बन जाएगी। तो आप यहां पे लिख दोगे दिस फॉर्म्स एन एपी, दिस फॉर्म्स, दिस फॉर्म्स या मेक, कुछ भी फॉर्म्स या मेक एन एपी, ठीक है, एपी सीरीज। ये तो हो गया पहला पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सीधा सीधा बोला है कि टैक्सी का जो फेयर है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, और जैसे जैसे वो किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं वो ₹8 उस टैक्सी के फेयर में बढ़ाते जा रहा है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब तुरंत सेकंड पार्ट पे चलते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है ना आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वो कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब क्या कह रहा है वो, सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपके पास समझ लो एक सिलेंडर है, और सिलेंडर में कुछ हवा है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इक्वल टू वी, कि हम ऐसा मानते हैं कि वो जो सिलेंडर है ना उसमें हवा की क्वांटिटी, जो आपका हवा की वॉल्यूम है ना वो वी है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिलेंडर से 1/4 हवा आपकी निकलते जा रही है हर एक स्ट्रोक पे, ठीक है, हर एक स्ट्रोक पे सिलेंडर से 1/4 जितना भी उस टाइम पे हवा प्रेजेंट होगी ना उसका 1/4 निकलते जा रहा है। तो अभी आपके पास कितनी एयर प्रेजेंट है उस सिलेंडर में, वो है वी। मतलब इस इधर ए मैं बोलूं तो आपका वी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ए टू बोलूं तो A2 आपका क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर स्ट्रोक के बाद, मतलब यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, मतलब पंप करने पर जो उसका है 1/4 हवा निकल रही है। तो V माइनस 1/4 हवा निकल रही है, मतलब जितनी हवा है ना उसमें से 1/4 हवा निकल रही है। तो ये करा तो हमारे पास 3/4V आ गया, ठीक है। ऐसे अब A3 निकालो। अब देखो, अब हमारे पास हवा कितनी है, अब हमारे पास हवा 3/4V बची हुई है, ठीक है। 3/4 ऑफ V जितना हमारा वॉल्यूम है उसका 3/4 मतलब हमारे पास अभी बचा हुआ है। फिर से हुआ, पंप हुआ, ठीक है, फिर से पंप हुआ। तो इस बार हमारे पास कितनी हवा बचेगी, जितना अभी है उसका 1/4 हवा निकाल दिया जाए तो हमारे पास जितनी हवा बचेगी वो आप कैलकुलेट करेंगे यहां पर। तो ये आएगी कैलकुलेशन के बाद, ये आएगी 9V/16 विच इज इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू V, ठीक है। ऐसी ही आप करो, A4 निकालोगे, ठीक है, A4 निकालोगे तो A4 में अब आपके पास हवा इतनी बची हुई है, मतलब अगर आप चौथे स्ट्रोक में हवा निकालोगे तो अब आपके पास हवा तो इतनी बची हुई है ना, क्योंकि तीसरे स्ट्रोक के बाद आपके पास हवा इतनी बची है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितनी हवा है उसका 3/4 निकलेगा। तो अब ऐसे ही निकालो आप, अब इसका भी 1/4 निकाल दो आप, 3/4, ठीक है।
इसका भी 3/4 का हवा निकाल दो। तो ये करोगे तो ये आपके पास आएगा 3/4 का होल क्यूब इक्वल टू वी। तो आप ध्यान से देखो आपकी एपी क्या बन रही है इसमें। एपी आपकी बन रही है, मतलब आपकी सीरीज बन रही है। अभी एपी है कि नहीं वो भी पता नहीं है, हमें बताना है कि एपी है कि नहीं। तो आपकी सीरीज क्या बन रही है, वी कॉमा 3/4 वी कॉमा 3/4 स्क्वायर वी कॉमा 3/4 का होल क्यूब बी। अब आप ध्यान से देखो इसमें पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, नो डाउट कि एक पैटर्न है। अब वो पैटर्न क्या है, 3/4 टाइम्स हवा होती जा रही है, ठीक है, इसमें से निकलती जा रही है। बट अब मैं आपको बोलूं कि भाई अब इसमें जो है पैटर्न तो है, पर वो पैटर्न ना एपी नहीं है, वो पैटर्न एपी नहीं है। एपी क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ती है, मतलब एडिशन होता है, प्लस डी से बढ़ती है। इसमें तो मल्टीप्लाई में बढ़ रही है, तो ये एपी नहीं है। दिस सीरीज डज नॉट फॉर्म एनी एपी, ठीक है। और मैं सच बताऊं तो ये एपी नहीं है, ये क्या है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे अब क्लास 11th में, जो बच्चे नॉन मेडिकल रखेंगे ना वो पढ़ेंगे इसको क्लास 11th में, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एपी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर मेरे से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई होगी समझाने में तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आई होप, मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि कुछ बंदे ना गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब एक गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है। गड्ढा किस लिए खोद रहे हैं भाई, उनको कुआं बनाना है। अब कुआं तो ऐसे ग्राउंड लेवल पे तो नहीं होता है, आपको थोड़ा ग्राउंड लेवल से नीचे जाना पड़ता है, थोड़ा खुदाई करनी पड़ती है, तो आप गड्ढे खोदते हो। तो क्या बोल रहा है कि जो उस डिग मतलब खुदाई करने की जो कीमत है वो पहले मीटर की कितनी है, 150 मीटर, मतलब 150 रुपए। जैसे जैसे आप मतलब 2 मीटर आपने गड्ढा मतलब खोद दिया, तो आपके पास उसी प्राइस में मतलब 50 रुपए एडिशन होते रहेगा। मतलब जैसे जैसे आप मतलब नीचे और जाते रहोगे मीटर बाय मीटर, तो आपकी 50 रुपीज इंक्रीमेंट होती जाएगी उस मतलब कीमत में। तो फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है। अंग्रेजी कुछ भी लिखो इधर, उसके नंबर कटते ही नहीं है, ठीक है। कोई मेरे से भी अच्छी अंग्रेजी लिख देगा इसमें, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर या फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कुछ भी लिखो भाई, नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। आपका बस सोल्यूशन सही होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो उसकी कीमत कितनी है, ₹150। ऐसी भाई आपने क्या करा, थोड़ा सा और डिग करा तो सेकंड मीटर पे आपकी कीमत मैंने बताया आपको। अब रुपीस कितनी होगी, 150 रुपए का, मतलब सॉरी 50 रुपए ऐड हो गए, तो ये कितनी होगी, 200। ऐसी तीसरे मीटर पे आप गए तो आपकी जो वैल्यू है वो फिर से 50 रुपये ऐड होगी, तो ये बन गई 250। ऐसे आप करते करते जाओगे तो आप ध्यान से देखो इसमें एक एपी तो बन रही है, वो एपी है 150, 200 और 250। तो इस एपी में ये एपी बन रही है आपकी, दिस फॉर्म्स एपी, और इसमें ए लिख देना आप 150 है, डी लिख देना 50 है। ऐसे ही आ जाओ आप फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपका, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर व्हेन ₹10,000 इन डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब आपको बताना है कि अमाउंट बताना है, ठीक है। पहले मैं इधर आपको सिंपल सा एक अमाउंट का फॉर्मूला लिख देता हूं। अमाउंट होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 इंटू N, वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले को आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। तो सबसे पहले अमाउंट फर्स्ट ईयर, यानी आपका ए कितना आएगा, अमाउंट फर्स्ट ईयर, इधर लिख देना अमाउंट फर्स्ट ईयर लिख देता हूं मैं, ठीक है। अमाउंट फर्स्ट ईयर, उसको ए से मैंने डिनोट करा, ठीक है। तो वो आपके पास आया क्या, पी क्या है इसमें आपके पास, ठीक है, पी 10,000 है, साफ साफ दिया हुआ है। 1, आर कितना है 8 दिया हुआ है, और एन फर्स्ट के लिए निकाल रहे हो तो इधर 1 लिखो।
ऐसे ही आप आ जाओ A2 पे, मतलब सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर। ऐसी 10,000, 1+8/100, इधर 2 कर दो। ऐसी थर्ड ईयर पे A3, 10,000, 1+8/100, ठीक है 3। अब ध्यान से देखो, ये AP तो कहीं से भी नहीं बना रहा है, ये AP नहीं बना रहा है, ठीक है। ये फिर से आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बना रहा है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा, GP बना रहा है, जो कि आपको मैंने बताया कि आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो दिस सीरीज डज नॉट फॉर्म AP, डज नॉट फॉर्म AP, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है कि हमारे पास ना A गिवन है और D गिवन है, और हमें इस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स यानी A+D, A+2D, A+3D, ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट फोर टर्म्स, ठीक है। A+D, तो आप वैल्यूज इनकी लिख दो। A क्या हुआ है आपके पास, 10 है। सेकेंड टर्म आपकी A+D है, तो 10+10। थर्ड टर्म 10+2 × 10, और आपकी फोर्थ टर्म 10+3 × 10। तो ये क्या आ गई, 10, 20, सॉरी, कॉमा 20, कॉमा 30, कॉमा 40, ये आपकी आ गई। ऐसी सेकेंड पार्ट पे आ जाओ इसके। हमारे पास A-2 दी हुई है, D 0 दी हुई है। एक चीज आप याद रखना कि जो आपकी कॉमन डिफरेंस होगी ना, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कई बार फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो D कुछ भी ले सकता है आपका, ठीक है, फॉर्म। तो A, अब आपको सेम फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो फर्स्ट 4 टर्म पहले लिख दो, A+D, A+2D और A+3D, ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स होती हैं। तो A इसमें -2 है, फिर से इसमें A क्या है, -2, D क्या है, 0, सेम इसमें भी -2 और इसमें भी -2। और -2 क्यों आ रही है ये बार बार, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि आपका जो D है ना वो 0 है। तो इससे हमें पता चलता है कि D कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैंने आपको यहां पर लिख दिया है, आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना अपने किसी, जहां पर आप ये इसके नोट्स बनाओगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि D आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप आ जाओ इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। मैं बीच के इसके क्वेश्चन नहीं करा रहा, बिल्कुल इजी है, ठीक है, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप खुद भी कुछ करो, इसलिए मैं जो सिमिलर क्वेश्चन है, जो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उनको बीच से मैं मतलब मिस कर दूंगा, मैं जानबूझ के मिस करूंगा, सो डैट आप उसको कर पाओ। तो अब सीधा मैं चलता हूं फोर्थ पार्ट पे। इसके फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोल रखा है कि A जो इसका है ना -1 है, D इसका 1/2 है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो पहला टर्म A होगा, दूसरा A+D, तीसरा A+2D और चौथा A+3D। तो हमने लिखा A -1, -1 + ½ -1 + 2/2 -1 + 3/2, ठीक है। अब आगे इसका लिखो आप, -1 -½ 0 और ये आपका आ जाएगा 1/2। ये आपकी AP बन गई। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके मैंने आपको 3 ही पार्ट कराए हैं, और बाकी के 3 पार्ट या 2, हाँ सॉरी, बाकी के बचे हुए 2 पार्ट आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। उसमें मैं आपका फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर करा के। यहाँ पे मैं मेन कह लो, या जो जो थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं उन वही कराऊंगा बस। अब आ जाओ आप तीसरे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा पेज को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, आई होप इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें ना कुछ फॉलोइंग एपीज दी हुई है, मतलब हमें बताया हुआ है कि ये एपीज हैं, या इससे आपको इसकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। मतलब आपको एपी पहले से गिवन है, तो मैं इस बार क्या करता हूँ, एपी लिख देता हूँ, आपकी जो एपी गिवन है लिख देता हूँ। फिर इसमें आपको क्या बोल रखा है कि वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दीज एपीज देयर फर्स्ट टर्म एंड देयर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, these two values have to be calculated। ठीक है, तो ए मैंने आपको बताया क्या होता है, पहली टर्म, तो वो तो भाई मतलब बददिमाग बंदा भी देख के बता देगा। ठीक है, कि ए तो इसमें 3 है, नो डाउट। अब आपको डी निकालना है, तो डी के लिए मैंने क्या बताया, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, कोई भी कर दो। 1 माइनस 3 मतलब सेकेंड टर्म से मैंने पिछली वाली कर दी तो -2 आ गया। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करो, तीसरी से दूसरी कर दो, -1 तो डी -2। ऐसे ही चेक करना है तो डी चौथी टर्म से ये वाली टर्म -1 तो डी आ गया आपका -2। ठीक है, किसी से भी आप कर सकते हो, ये तो मैंने आपको एक चेक करने के लिए बोला है। ऐसे ही आप आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। ए मैंने फिर से बताया पहली टर्म होती है हमारी -5। डी मैंने आपको बताया सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, यानी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो इससे कुछ भी कर लो, आप ध्यान से देखो इसमें, अगर आपकी प्लस माइनस की गलती ना हो तो आप देखो A4 में से A3 कर दो, 7 - 3 D = 4। सिंपल। ऐसे ही आप इसके तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पे आओगे तो हाँ 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है एंड 13/3 है एंड दिस गोज ऑन। तो ए फिर से फर्स्ट टर्म हमारी विच इज 1/3। डी बोला है तो डी के लिए मैंने आपको बताया सक्सेसिव, कोई भी सक्सेसिव से कोई भी प्रीसीडिंग माइनस कर दो आप। तो इस बार मैं कर रहा हूं 13/3 से, मतलब फोर्थ टर्म से थर्ड वाली 9/3। तो ये आ गई हमारे पास 4/3। इसके आप फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है और 3.9 है। ए मैंने फिर से बताया पहली टर्म 0.6 है। डी 2.8 से माइनस कर दो आप 1.7 से, या 3.9 से माइनस कर दो 2.8। कुछ भी करोगे तो आपका आंसर एक ही आएगा, वो है 1.1। ये तो हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे, मतलब चुटकी बजाते हुए। अब आप आ जाओ इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन पर, विच इज फोर्थ क्वेश्चन। और ये फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। मतलब कुछ आपको टर्म्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि भाई वो टर्म्स या वो सीरीज एपी बना रही है कि नहीं, और अगर एपी बना रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और उसके आगे के 3 टर्म्स और बताओ हमें। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं इसके फोर्थ क्वेश्चन से। तो सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज 2 4 8 16। अब सबसे पहले तो हमें इसमें बताना है कि एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है वो चेक करने के लिए ना आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इसका डी निकालो। तो डी मैंने आपको बताया क्या होता है, A2 में से A1 कर दो, A1 यानी मतलब A कर दो, एक ही बात है। तो 4 - 2 D = 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, D है, D में से अगर मैं कहूं आपको फिर से D निकालो तो आप कहोगे प्रीसीडिंग, सॉरी सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग। तो इस बार मैं कर रहा हूं A3 - A2। पहले मैंने करा A2 - A1, अब मैं कर रहा हूं A3 - A2। तो 8 - 4 क्या आ गया, 4। ऐसे ही मैं करूं D को तो A4 - A3, तो D = क्या आ गया, 16 - 8 विच इज D = 8। तो आप साफ साफ देख सकते हो यहां पर D सेम नहीं है, D इज नॉट सेम, हेंस
दिस डज नॉट फॉर्म एन ए पी, फॉर्म एन ए पी। ठीक है, ये तो ए पी नहीं बना रहा। ठीक है, ये आपका एपी नहीं बना रहा, सीधे सीधे आपको दिख सकता है यहां पर। अब हम आ गए इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, 2,5/2, 3,7/2। हमें बताना है कि ये पहले एपी है कि नहीं है, देन अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस, एंड देन उसके बाद आगे के 3 और टर्म्स। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। इसका डी निकालेंगे तो सेकंड टर्म से मैं पहली वाली टर्म माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 1/2। देन आगे चलते हैं, थर्ड वाली टर्म से सेकंड टर्म 6/5/2 विच इज इक्वल टू 1/2। ऐसी मैं अगर चलूं तो 7/2 से मैं करूंगा 3 से, विच इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख सकते हो डी इज सेम थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है, आप यहां पे लिख दो डी इज सेम थ्रू आउट द सीरीज, hence this forms an AP, this forms an AP। और अगर ये AP बना रहा है तो इधर लिख देना D इक्वल टू दिस फॉर्म्स एन AP विद D इक्वल टू 1/2। ये अंग्रेजी लिख देना आप। ठीक है, ये जो मैं अंग्रेजी आपको लिख रहा हूं ना, सीधे सीधे यही अंग्रेजी आप अपने आंसर शीट पे लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, या अपने मन से जो आपको अंग्रेजी लिखनी होगी आप लिख देना, वो भी सही होगी। ठीक है, अंग्रेजी सबकी सही होती है। और अगर इसका D 1/2 है तो आगे के 3 मोर टर्म्स कौन कौन से होंगे। पहले तो 4 टर्म्स आपकी दी हुई है, तो हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो A5 क्या होती है, A + 4D। तो A हमारे पास मैंने बताया आपको, A फर्स्ट टर्म होती है। A देखो क्या है, सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। 4D 1/2 है, करके देखो क्या आया, 4 ही आया। A6 A + 5D हो गई, मैंने आपको बताया। A2 5/2 से कर दो आप तो ये आ जाएगी 9/2। A7 तो A + 6D विच इज इक्वल टू 2 + 6/1/2, ये आ गई आपकी 5। तो आपने आगे के 3 टर्म्स और निकाल दिए। अब इसके आगे और पार्ट्स करते हैं। आगे मैं इसके 1-2 पार्ट और करा देता हूं। ठीक है, सो डैट आपको ना इजी हो जाए इसके सॉल्यूशन निकालना। इसका मैं आपको कौन सा है, हाँ 12th पार्ट कराता हूं। 12th पार्ट, इसमें बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा पेज को मैंने सीधा कर देता हूं। √2 दिया हुआ है, √8 है, फिर √18 है, एंड देन √32। अब ध्यान से देखना, √2 को मैं एज इट इज लिख देता हूं। √8 है, √8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख देता हूं। ठीक है, √18 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 × 3 × 2। ठीक है, और 32 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं √32 को। अब आगे चलते हैं, ये √2। अभी इसमें मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं किया है, बस जो मेरी सीरीज है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, मैं बस उन्हीं को थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं। वो सिंप्लीफाई क्या कर रहा हूं, मेरे पास √2 है, मैंने उसको एज इट इज लिखा। √8 को मैंने देखा मैं 2 × 2 × 2 × लिख सकता हूं। सिमिलरली 18 को मैं 3 × 3 × 2 लिख सकता हूं, और 32 को मैं 5 बार अगर मैं मतलब 2⁵5 मतलब उसके फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने देखा यहां पर, अब इसमें से 2 मैं बाहर निकाल लूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, 3 को बाहर बुला लूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, और ऐसे मैं 4 को बाहर बुला लूं तो ऐसे ये हो जाएगा। तो मेरे पास अब एपी मतलब एक सीरीज क्या बन गई, ये मतलब जो मेरे पास ऊपर जो बनी हुई थी उसको मैं एज इट इज ऐसे भी लिख सकता हूं।
अब ये AP है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए इसका D निकालना पड़ेगा। तो D के लिए मैंने आपको बताया सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, तो एक एक करके निकालो आप। 2√2 माइनस √2, तो D इक्वल टू √2 आ गया। ऐसे आप D निकालो तो 3√2 माइनस 2√2, तो D आ गया आपके पास √2। सिमिलरली 4√2 माइनस 3√2, तो D आपके पास आ गया √2। आप देख सकते हो कि हमारे पास पूरी इस सीरीज में जो D है थ्रू आउट द सीरीज सेम है। तो फिर से आप यही अंग्रेजी लिखोगे, D इज सेम थ्रू आउट द सीरीज, hence this forms an AP with D इक्वल टू √2। और आगे के इसके 3 टर्म्स और निकालने हैं, विच इज A5, A6 एंड A7। तो A5 क्या होता है, A प्लस 5D, सॉरी 4D, A6 A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D। तो आप A क्या है इसमें, √2, D हमारे पास क्या है, √2, तो 4√2, तो ये आपके पास आ गया 5√2। ऐसे ही आप A6 निकालोगे तो 6√2 आएगा। A7 निकालोगे, मतलब 7 टर्म निकालोगे तो 7√2 आएगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया 12th पार्ट। अब इसके हम कुछ और पार्ट्स करते हैं और फिर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं, इसका 11th पार्ट, विच इज A² A³ A4। ठीक है, ये हमारे पास इसके 11th पार्ट का सीरीज गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका D निकालते हैं। D है A² माइनस A, तो D हमारे पास आया A माइनस 1। ठीक है, D यही आया। और आगे हम करते हैं, तो D A³ माइनस A², फिर से D A1 माइनस 1 आया, फिर से निकालेंगे तो A4 माइनस A³। मैं क्या कर रहा हूं, बस सक्सेसिव टर्म से प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर रहा हूं। पहले मैंने सेकंड टर्म से पहली वाली, और थर्ड टर्म से दूसरी, और फोर्थ टर्म से तीसरी, ऐसे करके मेरे पास, इससे मैंने A² निकाला, मतलब इसमें से मैंने कॉमन क्या लिया, A² A माइनस 1, और इससे मैंने कॉमन निकाला A³, और ब्रैकेट में A माइनस 1 आया। तो आप देख सकते हो D इज नॉट सेम, D सेम ही नहीं है। ठीक है, और D सेम नहीं है तो वी कैन से दैट हेंस दिस नॉट फॉर्म AP। इसमें मैं एक और बात समझाना चाहता हूं आपको। ये AP नहीं है बट ये GP है। ठीक है, मैं बार बार GP क्यों कह रहा हूं, वो आपको खैर 11th-12th में पता चल जाएगा। बट आप ऐसा समझो अभी थोड़ी देर के लिए कि ये मतलब GP है, AP नहीं है, मतलब। ठीक है, आप GP छोड़ो आप, ठीक है, आप बस इतना समझो ये AP नहीं है, खत्म। आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए कंफ्यूज ना हो तो आप ये समझो। अब इसके हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे। मैं पार्ट्स को थोड़ा अलग अलग कर रहा हूं। ठीक है, कभी कोई पार्ट कर रहा हूं, कभी कोई पार्ट कर रहा हूं, इससे आप कंफ्यूज मत होना। मेरा बेसिक आइडिया यही है कि मैं यही चाहता हूं कि आप जो मैं समझाना चाहता हूं कि जिस पार्ट में क्या अलग से है, बस वही पार्ट आपको समझाना चाहता हूं। मतलब कुछ ये नहीं कि सारे पार्ट्स करा के आपको कंफ्यूज कर दूं। जो पार्ट सेम है मैं उनको नहीं करा रहा हूं, जो थोड़े से बिल्कुल अलग हैं, जिसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बताने की जरूरत है या कुछ समझाने की जरूरत है, मैं सिर्फ वही पार्ट्स आपको करा रहा हूं। बाकी जो सेम है मैं उसको जानबूझ के नहीं करा रहा हूं, सो डैट हमारा और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इससे सो डैट हम जो बाकी का बचा हुआ टाइम है उसको अपनी लर्निंग में यूटिलाइज कर सकें। तो ऐसी 10th पार्ट पे आ जाओ आप। A 2A 3A 4A। अब आप इसका D निकालो, 2A माइनस A। ठीक है, D निकालो 3A माइनस 2A विच इज इक्वल टू DA। फिर से D निकालो 4A माइनस 3A A, D आ गया A।
तो हम देख सकते हैं इसमें दिस फॉर्म्स एपी, क्यों हमारा डी सेम है, दिस फॉर्म्स एपी, दिस फॉर्म्स एन एपी, क्योंकि डी सेम है विद डी इक्वल टू ए। अब इसमें पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ही ए है, तो इसमें जब ऐसा हो ना कि लेटर बिल्कुल सेम हो तो ए को हम फर्स्ट लेटर को मतलब फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ये आप एक बेसिक कॉमन सेंस लगाना। तो फर्स्ट टर्म ए है। अब हमें इसके आगे के 3 टर्म और निकालने हैं, क्योंकि ये एपी बन चुकी है तो आगे के 3 टर्म और निकालने हैं। तो A5, A6, A7 निकालने हैं। तो A5 क्या होगा, A प्लस 4D, A प्लस 6D, सॉरी 5D और A प्लस 6D। तो A क्या है, ये यही है, मतलब स्मॉल a है, और D क्या है, फिर से A है तो 4A, और A क्या है, A प्लस 5A और A प्लस 6A। तो ये आ गई 5A, 6A, 7A, ये आपकी आ गई आगे के 3 टर्म्स। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 5.1 समझ आ गई है। अगर कुछ भी डाउट होता है इस एक्सरसाइज से और इस पूरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी फीडबैक देते हो तो हमारे लिए बहुत ही एक मोटिवेटिंग चीज़ होगी, ठीक है, कि इससे हमें पता चलेगा कि हमारी कहाँ कमियां हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं, ठीक है, और हम डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मौज करते रहो।